हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है जो कि या तो एक्साइट करता है या क्या करता है, इनहिबिट करता है किसी भी न्यूरॉन को। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक न्यूरॉन है, ये हमारी क्या है, एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में हमने क्या करना है, ये क्या करेगी, इसने एक्साइट करना है अगली न्यूरॉन को। जैसे कि ये एक दूसरी न्यूरॉन है, अब इस न्यूरॉन ने क्या करना है, इस न्यूरॉन ने नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या करना है, एक्साइट करना है या इनहिबिट करना है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से ये नेक्स्ट न्यूरॉन जो है एक्साइट हो जाएगी या फिर इनहिबिट हो जाएगी। और ये जो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारा केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और ड्यूरिंग दिस चेंज यहाँ पर वेसिकल के अंदर क्या होता है, वेसिकल के अंदर एक सब्सटेंस जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वो स्टोर हो जाता है और वो फिर रिलीज़ होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्साइट या इनहिबिट करने का सिग्नल देता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होता है, वो स्टोर होता है साइनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर। वो क्या होता है, स्टोर होता है। और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कोई, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, बट वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, उनके फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमोडुलेटर्स कहते हैं। अब जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर है उसके फंक्शन एक्साइटेटरी भी हो सकता है, उसका फंक्शन इनहिबिटरी भी हो सकता है। अगर एक्साइटेटरी फंक्शन होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है मतलब, और अगर इनहिबिटरी फंक्शन होगा तो मतलब हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन जो है वर्क कर रही है। मतलब हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन क्या होती है कि इनर साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया बहुत ज़्यादा, और आउटसाइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया बहुत ज़्यादा एक्सेस में। तो ये क्या होगी, हमारी हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन जो है हमारी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो मोनोअमीन टाइप भी हो सकते हैं, कैटाकोलामीन टाइप भी हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरॉन भी हो सकते हैं, और गैशियस मॉलिक्यूलर न्यूरॉन भी हमारे हो सकते हैं। तो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में देखें और लार्ज मॉलिक्यूल्स में देखें, लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हम पढ़ते हैं सब्सटेंस पी टाइप एंड द ओपियोइड्स टाइप। ओपियोइड्स में हमारे 3 पढ़ेंगे हम, एनकेफेलिन, हमारी डायनॉर्फिन एंड एंडोनॉर्फिन, हम 3 पढ़ेंगे। एंड ये जो होंगे हमारे स्मॉल गैशियस टाइप में हम पढ़ते हैं हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड स्मॉल मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम मोनोअमीन देखेंगे। मोनोअमीन के बाद हम क्या करेंगे, जो कि हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं। एंड द थर्ड वन इज कैटाकोलामीन्स। जो मोनोअमीन है, हमारे सेरोटोनिन, हिस्टामीन एंड एसिटाइल कोलिन होते हैं। और कैटाकोलामीन में हमारे 3 आते हैं, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन एंड द डोपामीन। एंड एसिटाइल अमीनो एसिड में हमारे क्या आते हैं, अमीनो एसिड में हमारे क्या आते हैं, ग्लूटामेट आता है, गाबा आता है एंड दी ग्लाइसिन आता है, ग्लूटामेट, गाबा एंड द ग्लाइसिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं। रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है, एक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होता है। जो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है वो लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, और जो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होता है वो हमारा जीपीसीआर टाइप रिसेप्टर होता है। जीपीसीआर टाइप ऑफ रिसेप्टर जो कि 7 टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर देता है। और वो जो होता है जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर भी हम इसको कहते हैं, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। और ये क्या करता है, इसके पास जो जी प्रोटीन होता है वो लगा होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आकर इससे बाइंड करता है तो जी कपल प्रोटीन के साथ जो अल्फ़ा और बीटा चेन होते हैं वो डिटैच हो जाती है। फिर आगे फर्दर वो क्या करती है, जी कपल्ड प्रोटीन जो है एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो कि एडेनाइल साइक्लेज जो है इनहिबिट करता है। फिर साइक्लिक एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने के लिए जब साइक्लिक एएमपी की पावर डिक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या करता है, वो
इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में क्या होता है, ये आगे हम फर्दर पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट ओवरव्यू था। उसके बाद हमारा आइनोट्रोपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर था, लिगेंड गेटेड टाइप ऑफ रिसेप्टर। जब ये हमारा रिसेप्टर है, इसके ऊपर कोई भी लिगेंड आकर अटैच हो जाता है तो ये जो चैनल होता है ओपन हो जाता है और हमारा क्या होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ जाता है और हमारा क्या होता है, एक्साइटेटरी या फिर कोई भी एक्शन जो है हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमारा सबसे पहली बात स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरी बात ये मोनोअमीन से मिलके बनता है, मोनोअमीन से मिलके बनता है। जो न्यूरॉन्स हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं उसको कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं हम। अब क्या हो गया हमारे पास, इसकी सिंथेसिस हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या था, एसिटाइल था। एसिटाइल हमारा एक्टिवेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। प्लस हमारे पास कोलिन आ गया। कोलिन जो था हमारी न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या करता है, आउटसाइड द न्यूरॉन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से ये न्यूरॉन के अंदर आता है। कैसे आता है, बाय द सोडियम डिपेंडेंट मैनर। ये आप देखो यहाँ पर, हाँ ये रहा कि इन सोडियम डिपेंडेंट मैनर कि एक सोडियम जो है बाहर जाएगा, एक सोडियम जो है अंदर आएगा, साथ साथ उसके कोलिन भी अंदर आ जाएगा। तो कोलिन सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर हम इसको कहेंगे। सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम जो है, जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा तो एक एक कोलिन भी अंदर आ जाएगा। अब सोडियम एसिटाइल कोएंजाइम ए और जो कोलिन है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज की में के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया तो ये क्या होगा, ये रिलीज़ हो जाएगा। अब ये रिलीज़ हो गया तो इसके पास या तीन चांसेस हैं, या तो ये डिफ्यूज़ अवे हो जाए मेम्ब्रेन के थ्रू, या ये रीअपटेक हो जाए। रीअपटेक कैसे होएगा, बाय द हेटेरो रिसेप्टर एंड ऑटो रिसेप्टर या ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रीअपटेक हो जाएगा इसका। या फिर ये क्या करे, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इस पर जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट है इनके साथ जाकर ये अटैच कर जाए। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर को हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अब ये जब ये इसके साथ जाकर अटैच होते हैं तो इसका फंक्शन कैसा होता है, एक्साइटेटरी फंक्शन भी हो सकता है या इनहिबिटरी फंक्शन भी हो सकता है। अब एक्साइटेटरी फंक्शन कैसे होगा, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे, ये एक्साइटेटरी फंक्शन भी हो सकता है, इनहिबिटरी फंक्शन भी हो सकता है। अगर वो स्केलेटल मसल के साथ जाकर अटैच होते हैं तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, आइनोट्रोपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। आइनोट्रोपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर भी हम इनको कहते हैं, और स्केलेटल मसल में जो कि एक्साइटेटरी फंक्शन कोज करते हैं। अब इनहिबिटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर, जीपीसीआर टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ अगर वो जाकर अटैच होता है, जी कपल प्रोटीन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी कपल प्रोटीन हम उसको कहते हैं, और जो कि कार्डियक मसल या स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके साथ जाकर वो अटैच होता है तो क्या करता है वो इनहिबिशन शो करता है। इनहिबिशन कैसे शो करता है, जैसे कि ये है जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर है, जैसे ही इसके साथ एसिटाइल कोलिन आकर अटैच होगा तो अल्फा और बीटा चेन डिटैच हो जाएगी। अल्फा और बीटा चेन के डिटैच होने पर जो जी कपल प्रोटीन है वो एक्टिवेट कर देगा एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हमारा एटीपी जो है हमारा एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एएमपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो साइक्लिक एएमपी की जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे सोडियम चैनल्स जो हैं हमारे क्लोज हो जाएंगे, और सोडियम चैनल जो होंगे ओपन हो जाएंगे और हमारा ई फ्लक्स हो जाता है, ये भी होता है। और दूसरा क्या होता है, जो इसकी अल्फ़ा और बीटा चेन होती है, अल्फ़ा चेन जो है डिटैच होकर ये क्या करती है, सोडियम के ऊपर पोटेशियम चैनल के ऊपर एक्ट करती है, और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ई फ्लक्स हो जाता है। और फिर से ये क्या होता है, कोलिन के ऊपर क्लोरीन रिसेप्टर के ऊपर अटैक करती है, और क्लोरीन जो है अंदर आता है, जिसकी वजह से फिर से हाइपर पोलराइजेशन स्टेट जो है हमारी
हो जाती है। तो हाइपरपोलराइजेशन स्टेट भी हमने बनानी थी इसमें, और हमारा एक इनहिबिटरी फंक्शन हो जाता है, मतलब हमारी हाइपरपोलराइजेशन अकर हो जाती है। और फिर उसके बाद ये जो थे हमारे जो ये थे हमारे, या तो इसकी रिमूवल कैसे होती है हमने पढ़ लिया था, ये कि रीअपटेक हो गया ऑटोरिसेप्टर से, या फिर ये डिफ्यूज़ अवे हो गया, या फिर ये इसने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ने इसको रीअपटेक कर लिया। और फिर या तो ये क्या होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है जो कि कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए को अलग सेपरेट कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। और सूडोकोलिन एस्टरेज जो होता है, सूडोकोलिन एस्टरेज का क्या फंक्शन होता है, ये भी हाइड्रोलाइज कर देता है कोलिन और एसिटेट को, बट इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज से। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं हमारी इस एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को और एसिटाइलकोलिन की रिलीजेशन को, जैसे कि बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है, वेसिमिकोल होता है, एंड हेमिकोलिनियम होता है। हेमिकोलिनियम जो है कोलिन को अंदर नहीं आने देगा, हेमिकोलिनियम कोलिन को अंदर नहीं आने देता, यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। वेसिमिकोल वेसिकल को जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है, एंड बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है ये इसको रिलीज एक्सोसाइटोसिस यहाँ से नहीं होने देता। तो ये हमारा एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर था। सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर हम इसमें देखेंगे हमारा मोनोअमीन में हम देख रहे थे अभी फ़िलहाल। तो मोनोअमीन का पहला न्यूरोट्रांसमीटर हमने कर लिया एसिटाइलकोलिन। अब दूसरा न्यूरॉन हम करेंगे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो रिलीज़ होता है, जो सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं उसको हम सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, एंड जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो सेरोटोनिन है उसको हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन भी कहते हैं। ये जो होता है सेरोटोनिन हाई कंसंट्रेशन में मिलता है इन द ब्लड प्लेटलेट्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द ब्लड प्लेटलेट। और ये क्या होता है, इसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, कि जब कुछ अच्छा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें ये सेरोटोनिन रिलीज्ड होता है। तो अब हमारी इसकी सिंथेसिस कैसे होते हैं, मोनोअमीन से इसकी सिंथेसिस हो रही है। तो ट्रिप्टोफैन जो है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन हमारा वो यूज़ होगा, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होएगी ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज से, और हमारा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में डीकार्बोक्सिलेशन होएगी, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन होएगी, और हमारा क्या बन जाएगा, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन जाएगा, जिसको हमने सेरोटोनिन कह दिया। अब ये जो सेरोटोनिन होता है वेसिकल मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू किस में जाएगा, हमारा वेसिकल के अंदर जाएगा, जो कि बाय एक्सोसाइटोसिस बाहर चला जाएगा। अब ये जब बाहर चला गया, इसके पास फिर से 3 रास्ते हैं, या तो ये रीअपटेक हो जाएगा, या डिफ्यूज़ अवे हो जाएगा, या फिर रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब इसको पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं हम उनको। सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे 7 टाइप के होते हैं, 5H1 होते हैं, 5HT7। HT का मतलब है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो है यहाँ पे होता है। अब ये जो सारे के सारे रिसेप्टर होते हैं, वो वाले रिसेप्टर आइनोट्रोपिक टाइप रिसेप्टर भी थे, एंड द मेटाबोट्रोपिक टाइप रिसेप्टर भी थे, जिसको मस्कुरैनिक रिसेप्टर भी हमने बोला था। इसमें जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो सारे रिसेप्टर मेटाबोट्रोपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है, एक्सेप्ट द 5HT3 रिसेप्टर, एक्सेप्ट 5HT3 रिसेप्टर। और उसके बाद हमारे पास जो इसका एक्शन होता है वो एक्साइटेटरी भी होता है, इनहिबिटरी भी होता है, बट मोस्टली जो होता है इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। जैसे कि हमारे पास जब ये इसके साथ एक्ट करेगा, जब ये GPCR टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच करेगा सेरोटोनिन, तो क्या होगा, जी कपल प्रोटीन होता है वो, तो जी कपल प्रोटीन में से जी जो है रिलीज़ होगा, और जी जो है हमारा
इनहिबिट करेगा एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तो एटीपी एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और सीएमपी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही सीएमपी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होने से ई फ्लक्स हो जाएगा, ई फ्लक्स होने की वजह से अंदर साइड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद एक्साइटेटरी एक्शन इसका कैसे होता है, एक्साइटेटरी एक्शन की वैसे ही कि जैसे ही वो आकर सीएमपी जैसे ही आकर हमारा सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो हमारा क्या होगा, जो फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम जो होता है, फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम जो होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन में स्पैन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर वो फोस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। फोस्फोलाइपेज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, IP3 और डैग के अंदर। जो IP3 होता है वो कैल्शियम को रिलीज़ करवा देता है, कैल्शियम रिलीजेशन करा देता है और डैग जो होता है हमारा प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज सी जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा क्या होएगा, हमारा एक्साइटेटरी एक्शन डीपोलराइजेशन हो जाएगी। अब हमारा रीअपटेक की आइदर पोस्ट साइनेप्टिक में या फिर रीअपटेक हो जाएगा बाय द रीअपटेक ऑटो रिसेप्टर के थ्रू हो जाएगा। ऑटो रिसेप्टर कौन सा है यहाँ पे, 5-HT ट्रांसपोर्टर या सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ऑटो रिसेप्टर के थ्रू अंदर आ जाएगा। या फिर ये क्या होएगा, आइदर ये जो है ये इनएक्टिव भी हो सकता है। इनएक्टिव कैसे होएगा, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, इसको इनएक्टिव कर देगा 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में, 5-हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड में इसको इनएक्टिव कर देगा, जो कि यूरिन के थ्रू जो है रिलीज हो जाएगा बॉडी से 5-हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड में, 5-हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड में, जो कि ये इनएक्टिव कर देगा इसको। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन भी एक मोनोअमीन है, मोनोअमीन हाँ, जो कि सिक्रीट होता है मास्ट सेल से, जो कि हिस्टामीन को सिक्रीट करते हैं। उन न्यूरॉन को हम हिस्टानर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है वो इसका फंक्शन जो होता है एक्साइटेटरी होता है। सिंथेसिस इसकी कैसे होती है, डीकार्बोक्सिलेशन और से होती है हिस्टामीन की। हिस्टामीन की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, हिस्टामीन डीकार्बोक्सिलेशन तो हमारी क्या बनेगी, हिस्टामीन बन जाएगा। हिस्टाडीन की हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेस हो जाएगा तो हिस्टामीन बन जाएगा। अब हिस्टामीन बन गया, वेसिकल एक्टिविटी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वेसिकल में आया, मोनोअमीन एक्टिविटी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वेसिकल में आया, वेसिकल में रिलीज़ किया, रिलीज़ होने के बाद या तो रीअपटेक होएगा बाय द ऑटो रिसेप्टर एंड या तो डिफ्यूज़ अवे हो जाएगा, या फिर हमारा क्या होएगा, रिसेप्टर्स को अटैच कर लेगा। हिस्टानर्जिक रिसेप्टर्स हम उसको कहेंगे। हिस्टानर्जिक रिसेप्टर जो होंगे हमारे 3 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे H1, H2 एंड H3 टाइप ऑफ रिसेप्टर। हमारे 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं इसमें। और इसका जो फंक्शन होता है फिर उसके बाद हमारा कैसा होता है, इसका फंक्शन जो होता है एक्साइटेटरी फंक्शन होता है। तो एक्साइटेटरी फंक्शन में क्या होएगा, ये जैसे ही इसके साथ अटैच होएगा तो यहाँ पर क्या होएगा, फोस्फोलाइपेज जो था हमारा, फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा। फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट होकर फोस्फोलिपिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे IP3 में और डैग में कन्वर्ट हो जाएंगे। IP3 और डैग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और हमारा कैल्शियम की रिलीजेशन को इनहिबिट कर देंगे। जैसे ही कैल्शियम जो है रिलीज़ नहीं होगा तो हमारी डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी, डीपोलराइजेशन स्टेट हमारी आ जाएगी जैसे ये वाली कंडीशन। और डैग क्या करेगा, फोस्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट कर देगा।